सालों तक ताकतवर अभिजात वर्ग को लगा कि उनके रहस्य सुरक्षित हैं। वे गलत थे। तो जेफरी एप्स्टीन का नाम एक बार फिर से सुर्खियों में है। हाल में हजारों डॉक्यूमेंट्स रिलीज हुए हैं और इंटरनेट पर तो जैसे अफवाहों और गलत जानकारी का एक तूफान ही आ गया है। हर कोई अपनी अपनी थ्योरी दे रहा है, पर इस पूरे शोर शराबे के बीच में आखिर सच क्या है? चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं और फैक्ट्स को फिक्शन से अलग करने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे कुछ हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये एप्स्टीन फाइल्स असल में हैं क्या। फिर उन बड़े नामों पर नजर डालेंगे जो सामने आए हैं और ये समझेंगे कि हर जिक्र का मतलब एक ही नहीं होता। इसके बाद हम भारत का एक केस स्टडी देखेंगे कि कैसे इस खबर ने वहां एक अलग ही हंगामा खड़ा कर दिया। और आखिर में इस सब से हम क्या सीख सकते हैं उस पर बात करेंगे। तो चलिए एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम नामों और विवादों की दुनिया में खो जाएं, यह समझना बहुत जरूरी है कि जिन डॉक्यूमेंट्स की हम बात कर रहे हैं वो असल में क्या हैं और क्या नहीं हैं। अच्छा, तो सबसे बड़ी बात जो हर तरफ चल रही है वो है एक सीक्रेट क्लाइंट लिस्ट की, है ना? एक ऐसी लिस्ट जिसमें दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों के नाम हैं। पर सवाल यह है कि क्या ऐसी कोई लिस्ट सच में है भी, या ये सब सिर्फ एक कोरी अफवाह है? आइए सबसे पहले इसी को क्लियर करते हैं। तो इसका सीधा और साफ जवाब है नहीं। एफबीआई के एक ऑफिशियल मेमो में साफ कहा गया है कि जांचकर्ताओं को ऐसी कोई क्लाइंट लिस्ट नहीं मिली है। ये जो धारणा है ना कि एक सीक्रेट लिस्ट है जिसमें एप्स्टीन के सारे क्लाइंट्स के नाम हैं, वो बस एक मिथक है। असलियत यह है कि इतनी बड़ी जांच के बाद भी ऐसी कोई लिस्ट सामने नहीं आई। तो फिर सवाल उठता है कि अगर ये कोई क्लाइंट लिस्ट नहीं है तो आखिर ये फाइलें हैं क्या? इसे ऐसे समझिए कि किसी ने एक बहुत बड़े डिजिटल गोदाम का दरवाज़ा खोल दिया हो। बस यही है ये, एक बहुत बड़ा डेटा डंप। इसमें लाखों पन्नों के दस्तावेज, ईमेल्स, तस्वीरें और वीडियो हैं जिन्हें बस एक साथ पब्लिक के सामने रख दिया गया है। ये कोई साफ सुथरी सजी सजाई रिपोर्ट नहीं है, बल्कि कच्ची बिखरी हुई जानकारी का एक बहुत बड़ा ढेर है। और इस डेटा के ढेर के अंदर क्या-क्या है? देखिए, इसमें कुछ बहुत ही भयानक चीज़ें हैं। सबसे ज़रूरी बात तो यह है कि इसमें एप्स्टीन के जुर्म के दिल दहला देने वाले सबूत हैं, जो 1000 से ज़्यादा पीड़ितों की गवाही देते हैं। लेकिन इसके साथ साथ इसमें बहुत सारी ऐसी जानकारी भी है जिसे वेरीफाई नहीं किया गया है। मामूली ईमेल्स हैं और यहाँ तक कि झूठी अफवाहें भी शामिल हैं। तो ये बहुत बड़ी गलती होगी कि हम हर चीज़ को एक ही नज़र से देखें। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी हैं, यानी मशहूर नाम। कई बड़े बड़े नाम सामने आए हैं, लेकिन क्या किसी का नाम आने का मतलब यह है कि वो दोषी है? जैसा कि हम आगे देखेंगे, असल तस्वीर इससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। कुछ मामलों में जिक्र बहुत सीधा और परेशान करने वाला है। मिसाल के तौर पर अरबपति रिचर्ड ब्रांसन का एप्स्टीन को भेजा गया ये इन्विटेशन। लेकिन फिर दूसरी तरफ कई नाम ऐसे भी हैं जिनका जिक्र बिल्कुल अलग कॉन्टेक्स्ट में हुआ है। जैसे कि यूके के इन नेताओं को ही देख लीजिए। इनका नाम किसी अपराध के सिलसिले में नहीं, बल्कि किसी न्यूज़ आर्टिकल या ईमेल में बातों बातों में आ गया। ये पिछले ईमेल वाले मामले से एकदम अलग है। तो यहाँ पर जो समझने वाली बात है वो ये है कि सिर्फ इसलिए कि किसी का नाम इन फाइलों में आ गया, इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि वो दोषी है। इसका मतलब कुछ भी हो सकता है, प्रिंस एंड्रू जैसे गंभीर आरोपों से लेकर किसी न्यूज़ आर्टिकल में यूं ही जिक्र होने तक। मतलब कॉन्टेक्स्ट ही सब कुछ है। अच्छा, ये समझने के लिए कि इस डेटा डंप ने दुनिया भर में कैसे राजनीतिक तूफान खड़े किए, चलिए एक केस स्टडी देखते हैं। हम भारत पर फोकस करेंगे, जहां एक ईमेल ने एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा कर दिया था। हुआ ये कि एक ईमेल सामने आया जिसमें एप्स्टीन ने दावा किया कि उसने 2017 में अपनी इजराइल विजिट के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सलाह दी थी। अब आप सोच ही सकते हैं कि इस एक दावे ने भारत में कितना बड़ा पॉलिटिकल बवंडर खड़ा कर दिया होगा। भारत सरकार ने इस पर तुरंत रिएक्ट किया। उन्होंने एप्स्टीन के दावों को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि एक दोषी अपराधी की बड़ाई मारने वाली बातों से ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन इससे तस्वीर और भी उलझ गई। एक तरफ तो ये बात सच थी कि कुछ भारतीय अधिकारी बिजनेस पर बात करने के लिए एप्स्टीन से मिले थे, लेकिन दूसरी तरफ एप्स्टीन के जो प्राइवेट ईमेल्स थे उनसे पता चला कि वो भारत के बारे में बहुत ही अपमानजनक सोच रखता था। ये एक ऐसा विरोधाभास था जिसने पूरी कहानी को और भी कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। और जब कच्ची, बिना कॉन्टेक्स्ट वाली जानकारी पब्लिक में आती है
तो क्या होता है, ये गलत सूचना और फेक न्यूज़ के लिए एक जबरदस्त जमीन बन जाती है और यहीं से कहानी एक और खतरनाक मोड़ ले लेती है। बस फिर क्या था, लोगों ने इस कंफ्यूजन का फायदा उठाना शुरू कर दिया। अपने अपने पॉलिटिकल एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए तस्वीरों को फोटोशॉप करना और झूठे दावे बनाना शुरू कर दिया, जिससे सच और झूठ के बीच की लाइन ही धुंधली हो गई। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण प्रधानमंत्री मोदी की कुछ वायरल तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों को ऐसे दिखाया गया जैसे उनका एप्स्टीन से कोई कनेक्शन हो, लेकिन जब फैक्ट चेकर्स ने इनकी जांच की तो पता चला कि ये तस्वीरें तो फर्जी थीं। असल फोटोज को बहुत ही भद्दे तरीके से एडिट करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश की गई थी। और यह सिर्फ नेताओं के साथ नहीं हुआ, यहां तक कि दलाई लामा जैसे आध्यात्मिक गुरु को भी इस विवाद में घसीट लिया गया। उनका नाम सिर्फ इसलिए आया क्योंकि कुछ लोग एक ऐसे इवेंट में जाने की बात कर रहे थे जहां वो भी आने वाले थे। उनका एप्स्टीन से कोई लेना देना ही नहीं था। तो इस सब से हम क्या सीख सकते हैं? असली कहानी सनसनीखेज नामों की एक लिस्ट के बारे में नहीं है, ये कुछ ज्यादा गहरा है। देखिए, सबसे बड़ा सबक ये है कि हम जानकारी को कैसे लेते और समझते हैं। हमें हमेशा कॉन्टेक्स्ट की तलाश करनी चाहिए, हमें सवाल पूछने चाहिए और सबसे जरूरी बात, हमें फैक्ट्स को उन अफवाहों से अलग करना सीखना होगा जो ऑनलाइन जंगल की आग की तरह फैलती हैं। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। आज की दुनिया में जहां जानकारी का इतना बड़ा अंबार है, हम सच्ची पारदर्शिता को सिर्फ शोर शराबे से अलग कैसे करें? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को मिलकर खोजना होगा।